हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस द इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। ये थ्योरी बीकॉम, बीबीए, एमबीए, एमकॉम हर स्टूडेंट के लिए हेल्पफुल रहेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन इन बिजनेस मैनेजमेंट, या आप कह सकते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन बिहेवियर में भी मोटिवेशन कंसेप्ट आता है। तो ये थ्योरी डेवलप की गई थी, जे स्टेसी एडम्स ने 1963 में इसको डेवलप किया था। इस थ्योरी का मेन बेसिक आइडिया क्या था? ये थ्योरी हमें बताते हैं कि जो एम्प्लॉइज है वो बस अपनी सैलरी से मोटिवेट नहीं होता, बल्कि वो फेयरनेस से मोटिवेट होता है कि उसको ऑर्गेनाइजेशन में फेयर ट्रीट किया जाए। मींस वो मोटिवेट और डीमोटिवेट होता है अगर उसका एम्प्लॉयर उसके साथ फेयर नहीं है। मींस अगर उसका एम्प्लॉयर दूसरे एम्प्लॉइज को 40,000 पे कर रहा है और उसको 30,000 पे कर रहा है, तो 40 और 30 में डिफरेंस क्यों किया गया? अगर वो भी सेम रोल प्ले कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में और सेम स्टेटस का और सेम क्वालिफिकेशन का रोल दूसरा एम्प्लॉइज कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में प्ले, लेकिन दूसरे एम्प्लॉइज को ज्यादा सैलरी मिल रही है और उसको कम मिल रही है, तो एम्प्लॉइज डीमोटिवेट होता है। अगर सेम सैलरी मिलती है, 30-30 हजार मिलती है दोनों को, तो वो डीमोटिवेट नहीं होता। वो कहता है कि इक्विटी है ऑर्गेनाइजेशन में, फेयर ट्रीट किया जाता है एम्प्लॉइज को। तो ये हमें बताती है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज कितना वहां पर इनपुट देता है, मींस कितना वो कंट्रीब्यूट करता है, कितने अच्छे तरीके से वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा है और बदले में उसको कितना आउटपुट मिल रहा है, मींस सैलरी उसको कितनी मिल रही है। इन दोनों के बीच में कंपैरिजन को बताती है इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि वो खुद से कंपैरिजन करता है, खुद का दूसरों से कंपैरिजन करता है, खुद का दूसरे ऑर्गेनाइजेशन के साथ कंपैरिजन करता है। तो अगर हम तुलना की बात करें, कंपैरिजन की बात करें, तो ये हमें इक्विटी थ्योरी से पता चलता है कि एम्प्लॉइज मोटिवेट हो रहा है या नहीं हो रहा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जरूरी नहीं कि एम्प्लॉइज मोटिवेट होगा, इन इक्विटी होगी अगर ऑर्गेनाइजेशन में, तो एम्प्लॉइज डिमोटिवेट भी होगा, स्ट्रेस में भी जाएगा और एंगर इशू भी बढ़ेंगे एम्प्लॉइज के बीच में। तो इक्विटी थ्योरी का फॉर्मूला है इनपुट इज इक्वल टू आउटपुट, कि एक एम्प्लॉइज ने ऑर्गेनाइजेशन में कितना कंट्रीब्यूट किया और उसको आउटपुट कितना मिलता है। इनपुट का मतलब है कि एम्प्लॉइज क्या कंट्रीब्यूट कर रहा है, क्या वो टाइम पर ऑर्गेनाइजेशन में आ रहा है, जो उसको जॉब मिली है क्या वो जॉब रोल अच्छे से प्ले कर रहा है, टाइम वहां पर लगा रहा है, पूरी मेहनत के साथ अगर वो काम कर रहा है, स्किल और नॉलेज है उसके पास, एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, लॉयल्टी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कमिटमेंट है, क्रिएटिविटी है। अगर इन सब की बात करें तो इन सब को मिला के एक एम्प्लॉइज क्या दे रहा है ऑर्गेनाइजेशन को? वो अच्छा खासा काम कर रहा है अपनी जॉब पर, प्रोडक्शन में हेल्प कर रहा है, ऑपरेशन प्रोसेस में हेल्प कर रहा है, तो वहां से एम्प्लॉइज मोटिवेट होता है। मैनेजरियल व्यू क्या है इनपुट को लेकर, कि एम्प्लॉइज ने कितना इन्वेस्ट किया है एक ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करने में। अगर हम आउटपुट की बात करें तो एम्प्लॉइज को अपनी इन्वेस्टमेंट के बदले में कितना रिवॉर्ड मिलता है, क्या वो रिसीव करता है, कितनी सैलरी उसको मिलती है, सैलरी के साथ बोनस, कमीशन, प्रमोशन, रिकॉग्निशन, जॉब सिक्योरिटी, स्टेटस, पावर, बेनिफिट, इंश्योरेंस, प्रोविडेंट फंड, क्या ये उसको मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे? क्या बस उसने जितना काम किया है उतना ही उसको मिल रहा है या उससे ज्यादा उसको मिलता है? नेगेटिव आउटकम भी हो सकते हैं। कई बार एम्प्लॉइज काम तो अच्छा करता है ऑर्गेनाइजेशन में, पर उसका जो एम्प्लॉयर है, जो ऑर्गेनाइजेशन का मालिक है, वो उससे खुश नहीं होता, तो उस केस में वो नेगेटिव आउटकम आ जाते हैं कि स्ट्रेस हो जाती है एम्प्लॉइज को कि उसने ऑर्गेनाइजेशन में काम तो अच्छा किया था, लेकिन उसके कंपैरिजन में उसको सैलरी अच्छी नहीं मिलती, बोनस भी नहीं मिलता जब कोई त्योहार आता है, प्रमोशन भी कभी नहीं मिलता चाहे वो कितना भी एफर्ट डाल रहे। तो यहाँ पर नेगेटिव आउटकम भी हो सकते हैं, स्ट्रेस, वर्क प्रेशर, पनिशमेंट, डिमोशन। फिर कहा कि कंपैरिजन हम किससे करें, कि जो एम्प्लॉइज है वो 3 तरीके से अपना कंपैरिजन करता है, सेल्फ इनसाइड, सेल्फ आउटसाइड और अदर इनसाइड और आउटसाइड। सेल्फ इनसाइड में कहती है ये थ्योरी कि जब एम्प्लॉइज अपना खुद के साथ कंपैरिजन करता है, कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे तरीके से कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा था तब भी उसको 30,000 सैलरी मिलती थी, और उसने बाद में अच्छा कंट्रीब्यूट किया तब भी उसको 30,000 मिल रही है। तो इससे उसको क्या समझ में आया कि सेम रोल है लेकिन फिर भी उसको
तनख्वाह उतनी ही मिल रही है, ना काम बढ़ा। काम तो बढ़ गया कि पहले जो वो काम कर रहा था उसका काम बढ़ा दिया गया, उसने काम भी ज्यादा किया बट उसको सैलरी 30,000 ही मिल रही है। फिर कहा सेल्फ आउटसाइड, जब एक एम्प्लॉइज किसी दूसरी कंपनी के एम्प्लॉइज के साथ अपना कंपैरिजन करना स्टार्ट कर देता है कि सेम स्टेटस है, सेम रोल है, सेम जॉब प्रोफाइल है, उसको भी 30,000 मिलते हैं, लेकिन जो दूसरी कंपनी का एम्प्लॉइज है उसको 50,000 मिलते हैं अपने एम्प्लॉयर से। काम दोनों सेम कर रहे हैं, दोनों की क्वालिफिकेशन सेम है, एक्सपीरियंस सेम है, तो डिफरेंसेस कहाँ है? सैलरी में, जिसकी वजह से एम्प्लॉइज डीमोटिवेट होता है अपने ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से। फिर कहा अदर इनसाइड और अदर आउटसाइड, कि मैं और मेरा क्लीग, कि जो वो पे कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, जो एम्प्लॉइज इन्वेस्ट कर रहा है, अपना टाइम दे रहा है, एफर्ट लगा रहा है, अपनी एफिशिएंसी के साथ काम कर रहा है, उसको तो उतनी तनख्वाह नहीं मिलती, उतनी सैलरी वो रिसीव नहीं कर रहा, बट उसका जो क्लिक है वो ज्यादा पैसे कमा रहा है, सेम एफर्ट लगा के, सेम क्वालिफिकेशन के साथ, सेम एक्सपीरियंस के साथ। फिर वो डिमोटिवेट हो जाता है कि उसको तो ज्यादा फेयरनेस मिलती है और उसके साथ भेदभाव किया जाता है, तो बायसनेस वहां पर क्रिएट हो जाती है और एम्प्लॉय सोचता है कि अगर वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चला जाए, किसी दूसरे ऑर्गेनाइजेशन में काम करे, तभी फायदेमंद रहता। फिर कहा कि टाइप्स ऑफ इक्विटी, 3 तरीके की इक्विटी हो सकती है, इक्विटी, अंडर इक्विटी, ओवर इक्विटी। इक्विटी में कहा कि जब एम्प्लॉइज के साथ फेयरनेस व्यवहार ट्रीट किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, मींस जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो एम्प्लॉयर है, वो अपने एम्प्लॉइज के साथ फेयर रहता है, मींस जितना वो वहां पर काम करता है उतनी उनको आउटपुट मिलता है, मींस उतना ही रिवार्ड उनको दिया जाता है, टाइम टू टाइम बोनस मिलता है, कमीशन मिलता है, अगर प्रमोशन की रिक्वायरमेंट है तो प्रमोशन भी मिलता है, वो है फेयरनेस इक्विटी। फिर कहा अंडर इक्विटी, इसमें कहा कि एम्प्लॉइज को लगता है कि वो जितना ज्यादा काम कर रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, उसके अकॉर्डिंग उसको रिवार्ड नहीं मिल रहे, तो वहां पर वो रीजन ढूंढता है कि किस वजह से उसके साथ बायसनेस की जाती है कि वो काम कर रहा है फिर भी उसको उतनी सैलरी नहीं मिलती। तो वहां से वो एम्प्लॉइज क्या होता है? फ्रस्ट्रेटेड होता है, डिमोटिवेशन में चला जाता है और ज्यादातर अब्सेंटिज्म में काम करना स्टार्ट कर देता है। लो परफॉर्मेंस पर उसका ध्यान जाता है कि वो अच्छा काम नहीं करेगा अगर उसको सैलरी इतनी ही मिलेगी। स्ट्राइक करते हैं, कंप्लेंट करते हैं और जॉब को छोड़ने की धमकी भी देते हैं अपने एम्प्लॉयर को। फिर कहता है ओवर इक्विटी, यहां पर एम्प्लॉइज को लगता है कि मुझे जरूरत से ज्यादा रिवॉर्ड मिल रहा है, जिसकी वजह से उसको गिल्ट होता है, एंजाइटी फील होती है, जस्टिफिकेशन बिहेवियर होता है, शायद मैं ज्यादा स्मार्ट हूं। ये भी लग जाता है कई बार एम्प्लॉइज को कि वो ओवर कॉन्फिडेंस में चला जाता है कि काम तो वो ठीक ठाक कर रहा है लेकिन सैलरी उसको ज्यादा मिल रही है, तो ओवर स्मार्टनेस क्रिएट हो जाती है। कुछ एम्प्लॉइज ऐसे होते हैं कि उनको गिल्ट भी महसूस होता है कि इतना उन्होंने काम नहीं किया जितनी उनको सैलरी मिल रही है। तो इनइक्विटी होने पर एम्प्लॉइज को क्या होता है? वे टू रिड्यूस इनइक्विटी, कि वो उसको कम करने की कोशिश करते हैं। कई बार उन्हें लगता है कि उन्होंने काम अच्छा नहीं किया, इस वजह से उनकी सैलरी नहीं बढ़ रही, उन्हें बोनस भी नहीं मिलता और प्रमोशन भी नहीं होता, तो वो अपनी कमियों को भी दूर करने की कोशिश करते हैं। तो एक तो ये हो सकता है कि जो आउटकम को बढ़ाने की वो कोशिश करते हैं कि जो जो उनमें कमियां हैं उन कमियों को दूर करेंगे और आउटकम उनका बढ़ेगा, कि सैलरी हाइक की वो डिमांड कर सकते हैं, प्रमोशन की मांग कर सकते हैं, बोनस की रिक्वेस्ट कर सकते हैं अपने एम्प्लॉयज से। कब करेंगे? जब वो अच्छा काम करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में। अगर उन्हें लगता है कि इनपुट कम कर देंगे, कई बार एम्प्लॉइज कितना भी अच्छा काम करें लेकिन एम्प्लॉयर सैलरी नहीं बढ़ाता, तो उस केस में एम्प्लॉइज क्या करता है कि वो इनपुट कम लगाते हैं, मींस ज्यादा एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम नहीं करते, लेट आएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम पर काम नहीं करेंगे, वहां पर टाइम स्पेंड करेंगे, ओवर टाइम भी नहीं करेंगे, तो और देर से आना और मेहनत कम करना और इंटरेस्ट कम दिखाना अपने वर्क प्लेस पर, तो जिसकी वजह से ऑर्गेनाइजेशन को भी नुकसान होगा, प्रॉफिट अर्न नहीं कर पाएगा। तो ये चीजें हो सकती हैं और हो सकता है कि एम्प्लॉइज को जब ये महसूस हो जाए कि कुछ भी कर ले उनकी सैलरी नहीं बढ़ेगी, तो वो दूसरों के साथ अपना कंपैरिजन करना भी बंद कर देंगे, जिससे वो अपने क्लिक के साथ तुलना भी बंद कर देंगे और ऑर्गेनाइजेशन को भी छोड़ के जा सकते हैं। अगर एम्प्लॉयर उनकी बात ही नहीं सुनेगा, चाहे वो स्ट्राइक कर ले, काम पर लेट आए, जॉब एब्सेंटिज्म हो जाए, फिर भी वो काम कर रहे हैं, तो वहां पर उन्हें लगता है कि वो ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के चले जाएं, तभी फायदा हो सकता है, वो कोई अच्छी जॉब ढूंढे। फिर आता है रेजिग्नेशन दे सकते हैं, जॉब को बिल्कुल छोड़ दें, बिजनेस
मैनेजमेंट के लिए क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों जरूरी है इक्विटी थ्योरी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कि एक फेयर पे सिस्टम होना चाहिए, इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क होना चाहिए ऑर्गेनाइजेशन में, टाइम टू टाइम परफॉर्मेंस अप्रेजल होना चाहिए, कि ट्रांसपेरेंट इवैल्यूएशन हो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज का, कि जो जितना कंट्रीब्यूट कर रहा है उतनी ही उन्हें सैलरी मिले। मोटिवेशन एंड मोरल, फेयरनेस मींस हाई मोरल, कि ज्यादा अगर वो एम्प्लॉइज को मोटिवेट करेंगे तो वो ज्यादा अच्छे से काम करेंगे, अगर एम्प्लॉइज अच्छे से काम करेगा तो एम्प्लॉयर भी खुश होगा। एम्प्लॉय रिटेंशन, इसमें कहा कि एम्प्लॉइज रिटेंशन में कि एम्प्लॉइज ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के जाना चाहता है तो उनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। इक्विटी थ्योरी की हेल्प से हम देखेंगे कि टर्नओवर को कैसे हम रोक सकते हैं। इंडस्ट्रियल हार्मोनी, की फेयरनेस से कंफ्लिक्ट कम हो, कि जो ऑर्गेनाइजेशन है कि वो अगर इनइक्विटी दिखाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज के बीच में, कि किसी को ज्यादा पे कर रहे हैं और किसी को कम पे कर रहे हैं, तो उन्हें उन चीजों के ऊपर ध्यान देना चाहिए। इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क के ऊपर ज्यादा फोकस करना चाहिए। तो ये थी इक्विटी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन, कि जो एम्प्लॉइज जितना एफर्ट लगाए उतना ही उनको पे करना चाहिए।